आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि यूपीपीसीएस के मेंस का सिलेबस क्या है। तो आप सभी में से ऐसे एस्पिरेंट जो कि यूपीपीसीएस एग्जाम की तैयारी शुरू करने वाले हैं, तो ऐसे एस्पिरेंट ये सारी चीजें जाने रहें ताकि जब वो तैयारी स्टार्ट करें तो ये सारी चीजें फॉलो कर पाएं। मेंस एग्जाम की तैयारी किन किन टॉपिक्स पर करना है आज के इस क्लास पर आपको समझ में आएगा। ये सारी चीजें आपको जो बताई जाएंगी वो यूपीपीसीएस के अपने नोटिफिकेशन में सारी जानकारी दी गई है, वही सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। वैसे इससे पहले हमने बता दिया था कि एग्जाम पैटर्न क्या है और प्रीलिम्स का सिलेबस भी बता दिया गया है। फाइनली जब रिजल्ट आता है उसके बाद ही आप सेलेक्ट होते हैं। आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं मेंस एग्जाम के बारे में। मेंस एग्जाम में जितने पेपर होते हैं वो सभी पेपर का टोटल नंबर होता है 1500। मतलब कि आपको 1500 में से जितने अच्छे नंबर लेके आने होते हैं वो लेकर के आना है। जो भी कट ऑफ लगाया जाएगा उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा मेंस एग्जाम में। मेंस एग्जाम में जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद ही आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि मेंस एग्जाम की जब आप तैयारी कर रहे होंगे तो किन किन टॉपिक्स को आपको ध्यान में रखना है और उन्हीं टॉपिक्स के मुताबिक ही आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। मेंस एग्जाम में जितने भी पेपर होते हैं उन सभी पेपर्स में आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। मतलब कि हर एक पेपर में आपको 3-3 घंटे का समय दिया जाता है। एक पेपर 3 घंटे के लिए, दूसरा पेपर फिर 3 घंटा। इस तरीके से मेंस एग्जाम में हर एक पेपर के लिए आपको 3-3 घंटे का समय दिया जाएगा। मेंस एग्जाम में कितने पेपर होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो मेंस एग्जाम में सबसे पहले कंपलसरी पेपर के बारे में बात करते हैं। तो ये सारे पेपर जो आप देख रहे हैं ये सभी कंपलसरी हैं। इसमें सामान्य हिंदी, फिर उसके बाद होता है निबंध, इसके अलावा है सामान्य अध्ययन प्रथम मतलब कि पहला, इसके बाद है सामान्य अध्ययन द्वितीय, इसके बाद है सामान्य अध्ययन तृतीय और इसके बाद है सामान्य अध्ययन चतुर्थ। मतलब कि GS1, GS2, GS3 और GS4। इसके अलावा एक सब्जेक्ट आपको ऑप्शनल लेना होता है, उसमें आप अपने पसंद के मुताबिक सब्जेक्ट चुन सकते हैं। वह सब्जेक्ट कौन से हैं ये भी आप आगे जानेंगे। बात करते हैं नंबर को लेकर के कि आपका प्रत्येक पेपर कितने मार्क्स का होगा, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे इसमें सामान्य हिंदी है आपका 150 नंबर का। इसके बाद है निबंध, निबंध है आपका 150 नंबर का। इसके अलावा GS1, GS2, GS3 और GS4 ये सभी 200-200 नंबर के हैं। इसके अलावा जब हम बात कर रहे हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की तो ऑप्शनल सब्जेक्ट भी 200-200 नंबर का है। यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको एक ही चुनना है, लेकिन उसके जो पेपर हैं वो 2 हो जाते हैं। मतलब कि 2 पार्ट्स में उसे बांट दिया जाता है। पहला पार्ट 200 नंबर का होता है और दूसरा पार्ट 200 नंबर का होता है। दोनों के लिए ही अलग अलग 3-3 घंटे का समय दिया जाता है। अब इसके बाद बात कर रहे थे ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर के कि ऑप्शनल सब्जेक्ट आप अपने मुताबिक अपने पसंद के सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। अब यहाँ पर सब्जेक्ट लिस्ट के बारे में बात करते हैं। आपको वही सब्जेक्ट चुनना होगा जो उस लिस्ट में दिया हुआ है, उससे बाहर नहीं। तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी देती हूँ कि आखिर यूपीपीसीएस के अपने नोटिफिकेशन में यह बताया गया कि कौन कौन से सब्जेक्ट आप ऑप्शनल के तौर पर ले सकते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कृषि, दूसरा है प्राणी विज्ञान, तीसरा है रसायन, इसके अलावा है भौतिक विज्ञान, उसके अलावा गणित, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, भूविज्ञान। इसके अलावा भी और भी सब्जेक्ट हैं जैसे कि आप देख सकते हैं मनोविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, विधि, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान। इसके अलावा आप सांख्यिकी, प्रबंधन, राजनीति विज्ञान एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध। इसके अलावा आप इतिहास ले सकते हैं, नृ विज्ञान ले सकते हैं, सिविल अभियांत्रिकी ले सकते हैं। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट हैं जिनको आप ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर चुन सकते हैं, जिनमें है यांत्रिकी अभियांत्रिकी, इसके अलावा है विद्युत अभियांत्रिकी, नेक्स्ट है अंग्रेजी साहित्य, उर्दू साहित्य, हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, वाणिज्य एवं लेखांकन, लोक प्रशासन, चिकित्सा विज्ञान। तो यहाँ पर ये 29 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें से आप कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर। जैसा कि कुछ मिनट पहले हमने बात किया था कि ऑप्शनल सब्जेक्ट को 2 पार्ट्स में बांटा जाता है।
पहला पार्ट 200 नंबर का होता है, दूसरा पार्ट 200 नंबर का होता है। दोनों के लिए 3-3 घंटे का समय दिया जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन को लेकर के, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में प्रत्येक क्वेश्चन पेपर में 2 खंड होंगे, जिनमें से प्रत्येक खंड में 4-4 प्रश्न होंगे। मतलब कि खंड 1 होगा और खंड 2 होगा। पहले खंड में 4 क्वेश्चन होंगे, दूसरे खंड में भी 4 क्वेश्चन, टोटल 8 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से स्टूडेंट्स को 5 प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। प्रत्येक खंड से कम 2 प्रश्न करना अनिवार्य होता है। मतलब कि ये कि पहले खंड में 4 क्वेश्चन है, दूसरे खंड में 4 क्वेश्चन है। पहले खंड में से आपको 2 करना होगा और दूसरे खंड में से 2 करना है, और ये कंपलसरी कर दिया गया है। अभी हमने बात किया कि मेंस एग्जाम में कौन कौन से पेपर होंगे और कितने कितने नंबर के होंगे। अब हर पेपर में कौन कौन सा टॉपिक पूछा जाएगा, इसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो हिंदी का क्वेश्चन पेपर है, उसमें किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यूपीपीसीएस के अपने नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस हैं वो इन टॉपिक्स पर पूछा जाएगा। पहला टॉपिक है कि दिए हुए गद्य खंड का अवबोध एवं प्रश्नोत्तर, मतलब कि गद्यांश आएंगे। इसके अलावा संक्षेपण। नेक्स्ट है सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र लेखन, तार, लेखन कार्यालय, आदेश, अधिसूचना, परिपत्र। इसके अलावा है शब्द ज्ञान होना चाहिए और प्रयोग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे। इसके बाद है उपसर्ग एवं प्रत्यय प्रयोग। इसके अलावा आपसे यह भी पूछा जाएगा कि विलोम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे। आपको विलोम के बारे में भी जानकारी हो, प्रत्यय, उपसर्ग, इनके बारे में जानकारी हो। इसके अलावा है वाक्यांश के लिए एक शब्द, मतलब कि एक वाक्य के एक शब्द में उत्तर देना होता है। इसके अलावा वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि, लोकोक्ति एवं मुहावरे, इनसे रिलेटेड हिंदी के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आएंगे। बात करते हैं निबंध के बारे में। सबसे पहले जैसा देख सकते हैं कि निबंध आप क्या कर सकते हैं, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू इनमें लिख सकते हैं। मतलब कि आप हिंदी में निबंध लिख सकते हैं, उर्दू में लिख सकते हैं, अंग्रेजी में लिख सकते हैं। जो लैंग्वेज आप चुनना चाहें चुन सकते हैं। इसके अलावा निबंध के प्रश्न पत्र में 3 खंड होंगे। खंड 1, खंड 2 और खंड 3 होगा, जिसमें प्रत्येक खंड से एक एक विषय पर 700 शब्द में निबंध लिखना होगा। मतलब कि अगर टोटल बात किया जाए तो आपको 2100 वर्ड के निबंध लिखने होंगे। एक खंड से आप एक टॉपिक चुनेंगे, एक टॉपिक में आप निबंध लिखेंगे वो 700 शब्दों में। उसी तरीके से दूसरा और उसी तरीके से तीसरा भी लिखेंगे। प्रत्येक खंड 50-50 अंकों का होगा। 3 खंडों में निम्नलिखित विषयों पर आधारित निबंध के प्रकार हैं। यहाँ पर आपसे खंड का में किस विषय से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये बताया गया है कि आपसे साहित्य एवं संस्कृति से रिलेटेड टॉपिक दिया जा सकता है। इसके अलावा आपको सामाजिक क्षेत्र से रिलेटेड टॉपिक दिया जा सकता है और इसके अलावा राजनीतिक क्षेत्र से रिलेटेड टॉपिक दिया जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं खंड खा के बारे में। दूसरे खंड में 3 सब्जेक्ट हैं। पहला सब्जेक्ट है विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, इससे रिलेटेड टॉपिक दिया जाएगा। इसके अलावा आर्थिक क्षेत्र और इसके अलावा है कृषि, उद्योग एवं व्यापार। ये 3 सब्जेक्ट हैं जिनसे रिलेटेड आपको निबंध लिखने के लिए टॉपिक दिया जाएगा खंड खा में। इसके अलावा खंड गा में कौन कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक दिए जा सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें खंड गा में आपसे पूछा जा सकता है राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में, इससे रिलेटेड आपको टॉपिक दिया जा सकता है। इसके बाद है प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन और भूकंप, बाढ़ आदि, राष्ट्रीय विकास योजनाएं एवं परियोजनाएं। तो इस तरीके से आपको यह टॉपिक पता चला कि निबंध की जब आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपको तीनों ही खंड के अलग अलग सब्जेक्ट की तैयारी किस तरीके से करना है। तो इसके लिए आप क्या करना कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाना और उससे देख लेना। 2-3 साल का जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी और टॉपिक किस तरीके के होते हैं यह भी पता चल जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में। हमने हिंदी और निबंध के बारे में जानकारी ले ली। अब इसके बाद बात करते हैं GS1 में कि GS1 में किस किस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले किन चीजों पर ध्यान देना है ये देखते हैं। सबसे पहले आप भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला प्रारूप,
साहित्य एवं वास्तुकला के महत्वपूर्ण पहलू शामिल होंगे। बाद आधुनिक भारतीय इतिहास। आधुनिक भारतीय इतिहास में 1757 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। जब आधुनिक भारत पढ़ते हैं तो ध्यान देते होंगे कि ज्यादातर से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, घटनाएं हैं, वो इन्हीं तारीख के बीच में से है और यही सिलेबस में दर्शा दिया गया है कि आपको किन चीजों पर फोकस करके पढ़ाई करना है। सिलेबस इसलिए देखना होता है ताकि आपको अथाह मेहनत नहीं करना पड़े, परेशान नहीं होना पड़े। सिलेबस को रखिए अपने पास और उसी के अकॉर्डिंग ही आप अपनी तैयारी शुरू करें। इस ईस्वी के महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व एवं समस्याएं इत्यादि। मतलब कि जब आप आधुनिक काल से रिलेटेड जो भी जानकारी लेंगे वो भी कहाँ, 1757 से 1947 ईस्वी के बीच। तो इन दोनों के बीच जितनी भी घटनाएं हुई हैं वो क्यों हुई हैं, कैसे हुई हैं, कौन उसमें शामिल था, कौन नहीं था, ये सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण, देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान। इसके अलावा नेक्स्ट है स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन। पुनर्गठन 1965। स्वतंत्रता के पश्चात 1965 में एकीकरण से रिलेटेड जो घटना हुई थी उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा विश्व के इतिहास में 18वीं सदी से 20वीं सदी के मध्य तक घटनाएं जैसे फ्रांसीसी क्रांति, 1789, औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति। इसके अलावा है राजनीतिक दर्शन शास्त्र जैसे कि साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, नाजीवाद, फासीवाद इत्यादि के रूप और समाज पर उनके प्रभाव इत्यादि शामिल होंगे। इस तरीके से आपको टॉपिक भी बता दिया गया है। कुछ ही चीजों में आपको आदि जैसा शब्द लगा के कहा गया है कि इसके आगे भी आप अपने से जानकारी लें और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई को आप आगे जारी रखें। इसके बाद सिलेबस में आगे बताया गया है कि आपको भारतीय समाज और संस्कृति की मुख्य विशेषताएं आनी चाहिए। इसके बाद महिलाओं की समाज और महिला संगठनों में भूमिका, जनसंख्या तथा संबंध समस्याएं, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण और उनकी समस्या और उनके रक्षा उपाय। इसके अलावा सिलेबस में और भी कई सारी चीजें बताई गई हैं, वह देखते हैं। आपसे पूछा जाएगा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का अभिप्राय, उनका भारतीय समाज के अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था और समाज संरचना पर प्रभाव। सिलेबस में और भी चीजें बताई गई हैं जिसमें है सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्म निरपेक्षता। इसके बाद है विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, जल, मिट्टी एवं वन, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में भारत के विषय के बारे में भी इसमें बताना है या ये भी आपको आना चाहिए। इसके बाद है भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषताएं। भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषताओं में क्या क्या ध्यान रखना है ये भी बताया गया है कि भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रियाएं, चक्रवात, समुद्री जलधाराएं, पवन एवं हिमसरिताएं। जब आप जियोग्राफी की तैयारी करेंगे यूपीएससी सीएससी के लिए मेंस एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो आपको इन टॉपिक्स पर विशेष ध्यान देना है। इसके अलावा सिलेबस में और भी चीजें बताई गई हैं कि आपको भारत के सामुद्रिक संसाधन एवं उनकी संभाव्यता के बारे में जानकारी हो। इसके बाद मानव प्रवास, विश्व की शरणार्थी समस्या, भारत उपमहाद्वीप के संदर्भ में। वैसे तो ये शरणार्थी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो पूरे विश्व में है, लेकिन आपको पढ़ना है भारत के विषय में। इसके अलावा सीमांत तथा सीमाएं, भारत उपमहाद्वीप के संदर्भ में। इसके बाद जनसंख्या एवं अधिवास, प्रकार एवं प्रतिरूप, नगरीकरण, स्मार्ट नगर एवं स्मार्ट ग्राम। इसके बाद और भी चीजें आपको पढ़नी होगी। उत्तर प्रदेश का विशेष ज्ञान, जाहिर सी बात है आप उत्तर प्रदेश के पीसीएस एग्जाम को दे रहे हैं तो यहाँ पर यूपी से रिलेटेड आपको जानकारी होना चाहिए। वही यहाँ पर बताया गया है कि आपको यूपी का इतिहास पता हो, संस्कृति पता हो, कला पता हो, साहित्य, वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, इसके अलावा साहित्य, प्रादेशिक भाषाएं, धरोहरें, सामाजिक रीति रिवाज एवं पर्यटन। इसके अलावा है उत्तर प्रदेश का विशेष ज्ञान, भूगोल,
मानव एवं प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टियां, वन एवं वन्य जीव, खदान और खनिज सिंचाई के स्रोत। यहाँ पर भी आपको टॉपिक डेफिनेटली सारी चीजें बता दी गई हैं। अभी तक जो बात कर रहे थे वह GS1 के बारे में बात कर रहे थे कि GS1 में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं GS2 के बारे में। GS2 के सिलेबस में किन किन टॉपिक्स पर से सवाल पूछे जा सकते हैं यह देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान तथा आधारभूत संरचना, संविधान के आधारभूत प्रावधानों के विकास में उच्चतम न्यायालय की भूमिका। इसके अलावा नेक्स्ट है संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें बताई गई हैं कि आपको वह सारी चीजें तैयार होनी चाहिए, जिसमें है केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका, मतलब कि आपको वित्त आयोग के बारे में पता होना चाहिए। शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थाएं, वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों का उदय एवं उनका प्रयोग। इसके अलावा है कि भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के साथ तुलना। इसके अलावा और भी चीजें सिलेबस में बताई गई हैं कि संसद और राज्य विधायिका की संरचना आपको पता हो, क्या काम करते हैं, काम किस तरीके से संचालित होता है, इनकी क्या शक्तियां हैं, इसके बाद इसकी क्या विशेषाधिकार और उससे संबंधित और भी विषय के बारे में जानकारी हो। इसके अलावा आपको कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना पता हो कि कार्यपालिका की संरचना क्या है, न्यायपालिका की संरचना क्या है। इसके अलावा संगठन और कार्य, सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह और औपचारिक अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका, जनहितवाद। इस तरीके से इन टॉपिक्स पर आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, आपको तैयार रखना है। इसके अलावा आपको जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताओं के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, शक्तियां, कार्य तथा उनके उत्तरदायित्व। इसके अलावा सिलेबस में और भी कई सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपको सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्धन्यायिक निकाय, नीति आयोग समेत उनकी विशेषताएं एवं कार्यभाग के बारे में जानकारी हो। मतलब ये है कि सांविधिक, गैर सांविधिक, इनसे रिलेटेड जितनी भी संस्थाओं की स्थापना की गई है उनके बारे में जानकारी हो, जिसमें नीति आयोग को स्पेशली हाईलाइट करके बताया गया है कि इसके बारे में तो पता हो ही, इनकी क्या विशेषताएं हैं, इनका क्या काम है, इन सारी चीजों की जानकारी हो। इसके अलावा आपको सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, उनके अभिकल्पन, साथ ही कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय एवं सूचना संचार प्रौद्योगिकी। इसके अलावा है आपको विकास प्रक्रियाएं, गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, स्वयं सहायता समूह, विभिन्न समूह एवं संघ, अभिदाता। इसके अलावा सहायतार्थ संस्थाएं, संस्थागत एवं अन्य अंशधारक। इसके बाद है कि केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं निकाली जाती हैं। मतलब कि आपको हर योजना के बारे में जानकारी हो। यहाँ पर तो बस इतना कहा गया है कि कल्याणकारी योजनाओं के बारे में पता हो। वैसे तो लगभग सभी योजनाएं कल्याणकारी ही होती हैं, इस वजह से आपको इनके बारे में जानकारी हो। और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा, बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय, इनके बारे में आपको पता हो। इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित, सामाजिक क्षेत्र सेवाओं के विकास एवं प्रबंधन से संबंधित विषय। इसके अलावा आपको गरीबी और भूख से संबंधित विषय। वैसे तो ये हमारे यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गरीबी और भूखमरी, और उसी से रिलेटेड यहाँ पर कहा गया है कि आपको जानकारी हो एवं राजनीतिक व्यवस्था के लिए इनका निहितार्थ। इसके अलावा नेक्स्ट है कि शासन व्यवस्था के बारे में पता हो, जिसमें पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस और अनुप्रयोग, मॉडल सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं
जवाबदेही और संस्थागत एवं अन्य उपाय। अभी तक के पिछले इन सिलेबस के बारे में जानकर तो यह समझ में आता है कि आपको राजनीति से रिलेटेड लगभग सारी चीजें पता हो। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था के बारे में भी काफी सारा नॉलेज यहाँ पर होना जरूरी है। इसके अलावा और भी टॉपिक्स हैं। ये टॉपिक हैं लोकतंत्र में उभरती हुई प्रवृत्तियों के संदर्भ में सिविल सेवाओं की भूमिका। इसके अलावा है भारत एवं अपने पड़ोसी देशों से उसके संबंध, इसके बारे में जानकारी हो। इसके बाद द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार, मतलब की शर्तें या समझौता, ये सारी चीजें। इसके अलावा आपको भारत के हितों एवं अप्रवासी भारतीयों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियां तथा राजनीति का प्रभाव, इनसे रिलेटेड टॉपिक्स पर आपसे सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच, उनकी संरचना, अधिदेश तथा उनका कार्यभाग। इसके अलावा आपको उत्तर प्रदेश के राजनीतिक, प्रशासनिक, राजस्व एवं न्यायिक व्यवस्था की विशिष्ट जानकारी हो। इसके अलावा क्षेत्रीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं। यहाँ पर आपको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर करंट अफेयर की भी जानकारी हो। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड भी राजनीतिक और इकोनॉमी से रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए, वो आपको हो। इसके अलावा यह भी है कि विश्व स्तर पर कई अलग अलग संस्थाएं हैं जो सभी के लिए काम कर रही हैं और सभी देश उसमें लगभग शामिल हैं, तो आपको उसके बारे में जानकारी हो, जैसे कि WHO हो, WTO है। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि यूनिसेफ कहाँ है, यूनेस्को कहाँ है, इनका क्या काम है, अगर ये लोग नहीं हो तब क्या होगा, अगर हैं तो इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है विश्व स्तर पर, इन चीजों की जानकारी हो। इसके बाद अब बात करते हैं GS3 के बारे में कि GS3 में कौन कौन से टॉपिक पर सवाल पूछे जाएंगे और आपको तैयारी करना है। इसमें आपको भारत में आर्थिक नियोजन, उद्देश्य एवं उपलब्धियां, नीति आयोग की भूमिका, संपोषणीय विकास के लक्ष्य, SDG की प्रगति के प्रयास। अब यहाँ पर मेन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो टॉपिक है, मेन यहाँ पे है GS थर्ड पेपर में। इसके बाद आपको गरीबी के मुद्दे, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय, समावेशी समृद्धि। इसके अलावा है सरकार के बजट के अवयव तथा वित्तीय प्रणाली। नेक्स्ट है कि आपको प्रमुख फसलों के बारे में जानकारी हो, विभिन्न प्रकार की सिंचाई विधि, सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडार, धुलाई एवं विपणन, किसानों की सहायता हेतु ई तकनीक। वर्तमान समय में किसानों के लिए कई अलग अलग चीजें की जा रही हैं, सिंचाई की अलग अलग पद्धतियां अपनाई जा रही हैं, उस पद्धति का विकास किया जा रहा है। इसके साथ ही किसानों को बढ़ावा देने के लिए कई अलग अलग योजनाएं भी निकाली जा रही हैं, उन योजनाओं की जानकारी हो। जब आप मेंस एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड आंसर करेंगे तो वहां पर वर्तमान समय में कौन कौन सी योजनाएं निकाली गई हैं, कुछ योजनाओं को उठाएंगे और ऐड करेंगे। और मेंस एग्जाम में जब आंसर राइटिंग में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो ये सारी चीजें आपको देखनी होती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष कृषि सहायकी तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़े मुद्दे। हाल ही में MSP से रिलेटेड कई सारे मुद्दे रहे हैं और न्यूज में ये काफी रहा भी है, तो आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। इसके बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उद्देश्य, क्रियान्वयन, परिसीमाएं, सुदृढ़ीकरण, खाद्य सुरक्षा एवं बफर भंडार, कृषि संबंधित तकनीकी अभियान, टेक्नोलॉजी मिशन। इसके अलावा नेक्स्ट है कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण व संबंधित उद्योग, कार्य क्षेत्र एवं महत्व, मतलब कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण के लिए जो अलग अलग उद्योग हैं, वो उद्योग कहाँ पर स्थित हैं, स्थापना कब की गई, इसके अलावा वो अगर यहाँ पर वर्तमान समय में काम कर रहे हैं तो किस तरीके से कर रहे हैं और किस विभाग के या किस मिनिस्ट्री के अंडर में है, ये सारी जानकारी हो। इसके अलावा स्थान निर्धारण, ऊर्ध्व एवं अधोप्रवाह, आवश्यकताएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, इसके बारे में जानकारी हो। इसके अलावा भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधार, इसके बाद भारत में वैश्वीकरण तथा उदारीकरण के प्रभाव। इसके अलावा है औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा इनके औद्योगिक समृद्धि पर प्रभाव। इसके बाद है आधारभूत संरचना, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन तथा रेलवे आदि। आधारभूत संरचना में सबसे ज्यादा किन का रोल होता है? सड़क का रोल होता है।
इसके बाद है रेलवे का रोल होता है, विमानपत्तन और बंदरगाहों का रोल होता है। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं, लेकिन ये 3-4 चीजें ऐसी हैं जो कि विशेष तौर पर आपको इनके बारे में पता हो और इनसे रिलेटेड किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद सिलेबस में और भी चीजें कही गई हैं कि आपको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी हो, जिसमें विकास एवं अनुप्रयोग, दैनिक जीवन एवं राष्ट्रीय सुरक्षा में भारत की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति। मतलब है कि बेसिक टाइप से आपको साइंस के बारे में तो नॉलेज हो ही। इसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, प्रौद्योगिकी का देशजीकरण, नवीन प्रौद्योगिकियों का विकास, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, द्विअनुप्रयोगी एवं क्रांतिक अनुप्रयोग प्रौद्योगिकियां। हाल ही में अभी 1.5 से 2 हफ्ते का समय ही हुआ है और कई सारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जानकारियां आपको न्यूज़पेपर से मिली होंगी अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। इसके बाद सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, ऊर्जा स्रोत, नैनो प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जागरूकता, बौद्धिक संपदा अधिकारों एवं डिजिटल अधिकारों से संबंधित जो मुद्दे हैं उसके बारे में पता हो। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। सिलेबस में कहा गया है कि पर्यावरणीय सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यावरण सुरक्षा और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में नॉलेज हो। इसके अलावा वन्य जीवन संरक्षण, जैव विविधता, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं क्षरण। पर्यावरण सुरक्षा से रिलेटेड आपको तो वैसे जनरली नॉलेज होगा, लेकिन इसके साथ ही उसमें कुछ खास जानकारी ऐसी होती है जिसके लिए आपको किताब पढ़नी ही होगी। आगे है कि आपदा और गैर पारंपरिक सुरक्षा एवं संरक्षा की चुनौती के रूप में आपदा उपशमन एवं प्रबंधन। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां, आणविक प्रसार के मुद्दे, अतिवाद के कारण तथा प्रसार संचार तंत्र, मीडिया की क्या भूमिका है यह देखना है। सामाजिक तंत्रियता, साइबर सुरक्षा के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग तथा मानव तस्करी। देखते होंगे कि आए दिन न्यूज में मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड, तस्करी से रिलेटेड इस तरीके की घटनाएं होती ही हैं। और साइबर सिक्योरिटी और साइबर हमले, ये दोनों मामले हमेशा ही न्यूज में रहते हैं। इसलिए जरूरी नहीं है कि इन सब के बारे में आपको किताबें ही पढ़नी हो, न्यूज़पेपर पढ़ें, वहीं पर इतना एक्टिव रहें कि क्या क्या चीजें बताई जा रही हैं, घटना क्या चल रही है, क्या उपाय था, तो इससे आपको अलग अलग चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद है भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां। भारत की आंतरिक सुरक्षा की क्या क्या चुनौतियां हैं ये पता हो, जिसमें आतंकवाद, भ्रष्टाचार, प्रतिविद्रोह तथा संगठित अपराध, इनके बारे में आपको जानकारी हो। इसके बाद सुरक्षा बलों की भूमिका, प्रकार एवं शासन अधिकार, भारत का उच्च रक्षा संगठन, इसके बारे में पता हो। इसके बाद आपको उत्तर प्रदेश के आर्थिक परिदृश्य का विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए, जिसमें उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का सामान्य विवरण, राज्य के बजट, कृषि उद्योग, आधारभूत संरचना एवं भौतिक संसाधनों का महत्व, मानव संसाधन एवं कौशल विकास। इसके अलावा सरकार के कार्यक्रम एवं कल्याणकारी योजनाएं। इसके बाद है कृषि, बागवानी, वानिकी एवं पशुपालन के मुद्दे। इसके अलावा है उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में कानून एवं व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा, इनके बारे में भी आपको जानकारी हो। अब इसके बाद बात करते हैं कि GS4 में किस तरीके से किन किन टॉपिक्स पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको नीतिशास्त्र तथा मानवीय अंतः, इसके बारे में पढ़ना होगा, जिसमें आपको संबंध मानवीय क्रियाकलापों में नीतिशास्त्र का सार तत्व, इसके साथ इसके निर्धारक और परिणाम, नीतिशास्त्र के आयाम, निजी सार्वजनिक संबंधों में नीतिशास्त्र। इसके अलावा मानवीय मूल, महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में पता हो। इसके बाद कहा गया है अभिवृत्ति से रिलेटेड भी जानकारी हो। अभिवृत्ति में क्या कि आपको कंटेंट संरचना, कार्य, विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव एवं संबंध, नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और सहमति पैदा करना, इस तरीके के टॉपिक्स पर भी आपको ध्यान देना होगा, तैयारी करनी होगी। और इसके साथ ही नीति शास्त्र की जब तैयारी करें तो ऐसा ना सोचें कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं
तो आप आंसर राइटिंग ना करें, लिख करके जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि आप जो चीजें जान रहे हैं क्या उसे कॉपी पर उतार पा रहे हैं। इसके अलावा सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और गैर तरफदारी, वस्तुनिष्ठता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता तथा करुणा, इसके बारे में आपको जानना होगा। इसके अलावा आपको संवेगात्मक बुद्धि, इससे रिलेटेड भी जानकारी हो। इस टॉपिक से रिलेटेड आपसे सवाल पूछा जाएगा। अवधारणाएं तथा आयाम, प्रशासन तथा शासन व्यवस्था में उनकी उपयोगिता और प्रयोग। इसके अलावा भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों का योगदान क्या रहा है, इसके बारे में जानकारी हो। लोक प्रशासन में लोक सिविल सेवा, मूल्य तथा नीति शास्त्र, जिसमें स्थिति तथा समस्याएं, सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक सरोकार तथा दुविधाएं क्या हैं, इसके बारे में जानकारी हो। इसके बाद नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में विधि, नियम, नियमन तथा अंतर आत्मा, जवाबदेही तथा नैतिक शासन व्यवस्था में नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण। इसके बाद है अंतरराष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था में नैतिक मुद्दे। इसके अलावा कारपोरेट शासन व्यवस्था। आपको इन सारी चीजों के बारे में जानकारी तभी होगी जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। इसके अलावा कोई बुक ले, उस बुक से आप नीति शास्त्र की तैयारी अच्छी कर पाएंगे। इसके बाद है शासन व्यवस्था में ईमानदारी, कि शासन व्यवस्था में ईमानदारी का क्या रोल है और किस तरीके से ईमानदारी करनी है, ये भी बता दिया गया है। लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता। इसके अलावा सूचना का अधिकार, नीतिपरक आचार संहिता। इसके अलावा है आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग। इसके अलावा है भ्रष्टाचार की चुनौतियां। यह टॉपिक ऐसा है जिसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही लिख सकते हैं, लेकिन सही शब्द जो कि एक सही एस्पिरेंट का होता है उस तरीके से लिखने के लिए आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा उपयुक्त विषयों पर मामला संबंधी अध्ययन या केस स्टडी टॉपिक यही रहेंगे, लेकिन इससे रिलेटेड आपको केस दिए जाएंगे, केस तैयार किया जाएगा जिसमें आपको कहा जाएगा कि इस केस को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे।